चलो स्टार्ट करें। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पहले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि जो आपका इवोल्यूशन है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी कैटेगरी थी? केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन जो था उसी को हम पढ़ रहे थे। केमिकल इवोल्यूशन आपका क्या कहता है कि एटम से क्या बनना, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना। ये प्रोसेस किस में एक्सप्लेन की गई है? आपकी केमिकल इवोल्यूशन में। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आगे फर्दर लाइफ का बनना किस में बताया गया है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी, कुछ बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट और दे दिया है, एक और इवोल्यूशन ऐड कर दिया गया है। वैसे तो वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का पार्ट था, लेकिन कुछ बुक्स में उसको अलग से ऐड किया गया है, तो मैं चाह रही हूँ वो चीज़ मैं आपको लिखवा दूँ। ठीक है, तो इवोल्यूशन को फर्दर कैटेगराइज करो अगेन। पहला था आपका केमिकल इवोल्यूशन, दूसरा था आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और थर्ड होगा आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो इधर, केमिकल इवोल्यूशन क्या है? एटम्स से क्या बनना? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना। एटम से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बनना, ये हमारा क्या था? केमिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमने तो पहले पढ़ा था कि क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आगे जो भी लाइफ बनी है उस चीज़ को हमें पढ़ना। लेकिन कुछ बुक्स ऐसा कहती हैं कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन सिर्फ आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्राइमरी जो प्रिमिटिव लाइफ थी वहाँ तक बनना है, और उसके आगे का पार्ट हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। ठीक है, कुछ बुक्स कहती है वो इसी का पार्ट है, कुछ बुक्स कहती है नहीं ये अलग एक पार्ट है। तो कोई बात नहीं, हम अलग से इसको पढ़ लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में अलग से इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आप ये समझोगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनना? ऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रिमिटिव लाइफ का बनना, प्रिमिटिव लाइफ बनना, लाइफ फॉर्मेशन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनना? प्रिमिटिव लाइफ का बनना, यानी कि जो आपका सिंपलेस्ट सेल है उसका बनना, सिंपल सेल का बनना, जो सबसे पहले बना हुआ था, सबसे पहले जो लाइफ बनी हुई थी उसका बनना। वहाँ तक हम कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। उसके बाद जितनी भी लाइफ फॉर्मेशन हो रही है वो किस में आ जाएंगे? आपकी ऑर्गेनिक में। ठीक है, कुछ लोग इसी का इसे पार्ट मानेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर कोई कहे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का ही पार्ट है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सो दैट्स फाइन। ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, हम पढ़ रहे थे केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, एटम से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनने की। तो मुझे एक बात बता दो, शुरुआत में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट थे? मैंने आपको बता रखा था, मैं सुनना चाहती हूँ अनुराग से। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये 4 एटम प्रेजेंट थे। एटम की बात कर रही हूँ, गैसेस की अभी बात नहीं कर रही। ये 4 एटम प्रेजेंट थे। इन एटम से मिलकर के क्या बना था इशरत? इन एटम्स ने मिलकर के क्या बनाया था? पहले वाटर बनाया, ठीक है, फिर अमोनिया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये सारे कैसे थे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने थे। फिर क्या बन गया था आपका? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि मीथेन। 4 आपको मॉलिक्यूल्स के नाम याद रखने थे। पहला था आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सबसे मैक्सिमम अमाउंट में था। ठीक है, और सारा का सारा ऑक्सीजन बाइंड कर गया था हाइड्रोजन से, और क्या बना दिया था? वाटर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्या हो गया था? रिड्यूसिंग हो गया था, यानी कि एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, हम प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं, पहले हमारी अर्थ कैसी थी इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या था? रिड्यूसिंग था, कोई भी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था वहाँ, सारा का सारा ऑक्सीजन वाटर बना चुका था। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलकर क्या बना लिया था? अमोनिया, और कार्बन से मिलकर के बना लिया था मीथेन। मीथेन आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो बना था। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर मैं वो कंपाउंड्स लिख दूं
तो पहला क्या था आपका, हाइड्रोजन एक्सेस में था ही, दूसरा बन गया था आपका H2O, तीसरा बन गया था आपका NH3 और क्या बन गया था CH4, जिसमें से CH4 क्या था, ऑर्गेनिक था। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ी थी। लेट हो गया, आराम कर रहे थे दोनों। तुम तो आराम कर रहे थे, मैंने सुना तुम दोनों आराम कर रहे थे रिया के घर पे। झूठों, झूठे बच्चों। बस बस झगड़ा मत करना, पता चलेगा यहीं लड़ झगड़ लो तुम लोग। चलो चलो चलो, इधर देखो, हो गया, जल्दी निकालो। इतनी दूर आने में क्या थक जाते हो तुम लोग? 15 किलोमीटर से आते हैं। चलो 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 इधर देखो, जल्दी करो रिया, जल्दी करो साक्षी। देखो इधर, मैंने कहा कि पहले हमने इवोल्यूशन के 2 पार्ट पढ़े थे, केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल। उसी का एक रिलेटेड पार्ट है क्या आपका, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कई बुक्स इसे अलग से पढ़ाती हैं, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया है, तो आप अपनी नोट्स में इसे ऐड कर लोगे। आपका केमिकल इवोल्यूशन है एटम से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना फाइनली, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कुछ बने थे जो आपके थे हाइड्रोजन, वाटर और NH3। एक आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस था क्या, मीथेन। अभी अभी अनुराग ने पूछा कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। मीथेन का एक और नाम होता है, मीथेन को हम कहते हैं मार्श गैस। मार्श गैस, मार्श मतलब होता है, मार्श वर्ड आया मार्शी एरिया से। मार्शी एरिया मतलब होता है दलदली इलाका। स्वैम्प समझते हो, देखो स्वैम्प, मार्श और दलदल, ये सारी चीज़ें एक ही है। दलदल समझते हो ना, दलदल तो सभी जानते हैं, ठीक है। उसमें कहते हैं ना पैर और फंस गया तो निकल नहीं पाते, है ना, तो उसमें उतना धंसते चले जाते हैं जितना आप हाथ पैर चलाते हो, ठीक है। तो दलदली इलाका एक तरह से वो कीचड़ की तरह होता है, लेकिन उससे निकल नहीं पाते। अगर कोई उसमें चला जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो देखो, दलदली इलाकों को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वैम्प एरिया या फिर मार्शी एरिया, ठीक है। उन एरिया में ये मीथेन गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहते हैं, ठीक है। वहीं से ये मार्श वाला वर्ड आया है, मार्श गैस, मार्शी एरिया से। क्लियर? एनिमल के गट्स में, हाँ नहीं, एनिमल के गट्स में पाया जाता है, एनिमल के गट्स में पाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। एनिमल जैसे कि आपकी गाय वगैरह हुई, उनके गट्स में यानी कि स्टमक में ये गैस बनती है, ठीक है, और उनके डंग के साथ ये रिलीज़ होती है। तो उनके डंग में ये गैस पाई जाती है मीथेन गैस, जिसे हम बायोगैस की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उस वजह से इसे मार्स गैस नहीं कहते हैं। मार्स गैस जो नाम है वो आपका मार्शी एरिया से आया हुआ है, ठीक है। उसे आप मार्स गैस कहोगे, लेकिन ये नाम कहाँ से आया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो मार्शी एरिया से आया है, ठीक है। हाँ, मिथेनोजन एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो एनिमल के गट्स में पाए जाते हैं और वही इस मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, ठीक है, वो एनिमल्स में जो डंग वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि आपके कैटल्स खास करके, जैसे कि काऊ, बफेलो, इनके गट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे आ जाओ। देखो, हम बात कर रहे थे केमिकल इवोल्यूशन की। एटम से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना क्या है आपका, केमिकल इवोल्यूशन। ये कैसे कैसे हुआ था, हमने प्रिमिटिव अर्थ की कुछ कंडीशंस देखी थी, बाकी सारी चीज़ें देखी थी जिस कंडीशंस में ये सारी चीज़ें बन रही थी, ठीक है। क्या मुझे कोई वो कंडीशंस बता सकता है, तीनों कंडीशंस अर्थ की, प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस? हाथ उठाओ, आप बता दो। वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग मतलब बिजली का गिरना। तो ये 3 कंडीशंस पहले से मौजूद थी, जिन कंडीशंस में इन सारे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये तो एक थ्योरी थी, ये तो थ्योरी थी कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ था। तो एक साइंटिस्ट थे आपके स्टैनले मिलर, क्या नाम था उनका, स्टैनले मिलर, ठीक है।
इन साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि क्या ये सही है, इसको क्यों ना एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए, सेम टू सेम कंडीशंस हम लगा दें, जैसे प्रिमिटिव अर्थ पे कंडीशन थी वैसी कंडीशन सेटअप हम कर दें और देखें कि ये सारी गैस छोड़ दें जो भी गैस शुरुआत में प्रेजेंट थी, और फिर देखते हैं कि ये सब्सटेंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो ये थ्योरी बिल्कुल सही है, नहीं बन रहे हैं तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो स्टैनले मिलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को आज हम पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स में इसका डायग्राम भी पूछ सकता है, इस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, और इसको विद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने बोल सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से इसको लिखेंगे हम। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले मिलर। ये सारी चीज़ें मैं मिटा दे रही हूँ, सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन की हम बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं मिटा दे रही हूँ, कल बात करेंगे इन सारी चीज़ों की। केमिकल इवोल्यूशन, इसी में आता है स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। स्टैनले मिलर एक ही साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इसमें एक और साइंटिस्ट आते हैं, यूरे नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, बट मेनली स्टैनले मिलर का ही वो एक्सपेरिमेंट है। इसमें 2-3 लाइन लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, दैट्स इट। इसमें एक और साइंटिस्ट का नाम आएगा यूरे, एंड यूरे करके भी एक साइंटिस्ट है, वो भी आएगा, तो आप उसको सही मानोगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों वाला आंसर ज़्यादा करेक्ट जाएगा। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछेगा कि ये केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए किसने एक्सपेरिमेंट दिया था, ऑप्शन में दे स्टैनले, यूरे, और स्टैनले एंड यूरे बोथ, तो आप बोथ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, ओके, चलो देखो, पहली बात तो इन्हें क्या करना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना है। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन में क्या था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ था। केमिकल इवोल्यूशन ने कहा था कि आपका क्या बन गए थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने थे, हाइड्रोजन, अमोनिया और आपका वाटर। ठीक है, फिर क्या बन गया था, मीथेन बना था, और मीथेन के बाद से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए थे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने थे, ये हमारा ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत में कुछ इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लेंगे, फिर उससे देखेंगे कोई कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो, तो पहला इसमें लाइन लिख लो, दे मेंटेन्ड, दे मतलब ये साइंटिस्ट दोनों ने मेंटेन किया, क्या मेंटेन किया, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या क्या थी आपको बता रखा है मैंने, हाई टेम्परेचर, ठीक है, और क्या था, लाइटनिंग था, और क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो देखो, लाइटनिंग, बिजली तो नहीं कड़का सकते ये, लेकिन बिजली कड़कना क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक एक्चुअली, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का स्पार्क का सेटअप करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे सकें ऐसा कुछ सेटअप करेंगे। तो पहला हमारा सेटअप क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो यूज़ करेंगे ताकि स्पार्क दे सकें। दूसरा हमारा होगा टेम्परेचर मेंटेन करना, टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस उन्होंने मेंटेन किया था। ठीक है, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर तो वेरी इजी, वहाँ पे वैक्यूम पंप लगा देंगे कि वहाँ से सारा का सारा ऑक्सीजन निकल जाए। ठीक है, 3 ही कंडीशन हमें मेंटेन करनी है। तो इन्होंने 3 सेटअप यूज़ किए हैं अपने एक्सपेरिमेंट में 3 कंडीशन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, लिखो, पहला है आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, इसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। दूसरा है आपका लाइटनिंग, इसके लिए यूज़ कर लेंगे इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और क्या ले लेंगे, जो भी 4 मॉलिक्यूल्स आपके बने थे उन चारों मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे ताकि कुछ नए ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन सके। तो उन चारों मॉलिक्यूल्स को भी इन्होंने ले लिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट ले लोगे, 4 मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से 4 मॉलिक्यूल्स इन्होंने लिए थे, H2, H2O, अमोनिया और मीथेन, ये 4 मॉलिक्यूल इन्होंने यूज़ किए थे।
सेम टू सेम जैसा हमने प्रिमिटिव अर्थ में पढ़ा है। हो गया? NH3 तो है, H2 H2O NH3 CH4, कोई दिक्कत नहीं? ये 3 है, 3, ये 3 है, ये मेरा 3 है, मैं ऐसे बनाती हूँ। खैर देखो, अब हम क्या करेंगे, इनका सेटअप का डायग्राम बनाने थे, सिंपलेस्ट डायग्राम हम यूज़ करेंगे ताकि हम एग्जाम में भी अपने बना सकें, ठीक है? तो मेरे साथ साथ बनाते जाना और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, कोई दिक्कत? ओके। बन गया? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, ये लैब में, ये एपरेटस उन्होंने लैब में सेटअप किया था ऐसे, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स तो लैब में ही करेंगे ना। टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिए थे बता रहे हैं। चलो तुम लोग बना लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने तो कम टेढ़ा मेढ़ा लिया है, उन्होंने और टेढ़ा मेढ़ा लिया था। हाँ, तुम लोग बाकी हो, अभी तुम लोग से मैं पूछूंगी, ऐसे थोड़ी बख्श दूंगी आज। अभी ठहर जाओ, आज तुम्हारे खड़े होने के दिन है, लेकिन शुरुआत में ही पूछ लेना चाहिए था ताकि क्लास भर तुम लोग खड़े रहो। अभी पूछते हैं, ठहर जाओ, आज पूछे बिना नहीं जाएंगे। कितना टाइम हो रहा है एक बार बता दो? 2:17 ना, अभी टाइम है, 30 तक हम छोड़ेंगे। चलो हो गया, बन गया। अब देखो, बहुत टाइम मत लगाओ। देखो, स्टैनली मिलर को 4 कंडीशन सेटअप करनी थी। ये चाहते थे सब कुछ जैसा अर्थ पे था वैसा ही रहे ताकि एक्सपेरिमेंट में कोई गड़बड़ी ना आए, ठीक है? और फिर हम देखेंगे उससे कोई नया सब्सटेंस यानी कि नया ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। याद करो, मॉडर्न थ्योरी जो थी, ओपैरिन हेल्डेन थ्योरी, वो कहती थी कि लाइफ कैसे बनी है? लाइफ बनी है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे बने हैं? सॉरी, लाइफ बनी है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे बने हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है? लाइफ के बनने के लिए उन्होंने कहा था प्रोटीन और आरएनए बनते हैं, तो ये उसी का कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि प्रोटीन बन जाए, कोई तो हमारा लिविंग मॉलिक्यूल बने। हम 4 मॉलिक्यूल्स को मानते हैं ना, लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और अदर जो भी आपके विटामिन वगैरह होते हैं, ठीक है? तो जनरली आपको आरएनए डीएनए प्रेजेंट होना है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। ये 4 चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम प्रॉपरली बना सकते हैं। तो कम से कम प्रोटीन तो बने, एक चीज़ तो बने, तो हम समझ जाएंगे चलो ऐसे लाइफ आई होगी, ठीक है? तो ये कोशिश करेंगे कि प्रोटीन बन सके। क्लियर? देखो, हमें क्या चाहिए था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चाहिए था, यानी कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था। हमें ऐसा सेटअप बनाना था जिसमें ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप क्या करेगा? सारा का सारा एयर उस पाइप में से खींच लेगा, ठीक है? इसलिए हमने क्या लगाया था? वैक्यूम पंप लगाया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लाइटनिंग की, लाइटनिंग मतलब क्या होता है? बिजली का कड़कना। ये पहले अर्थ पे हुआ करता था, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बिजली कड़के, लेकिन लैबोरेटरी में तो नहीं कड़केगी बिजली, है ना? तो हम क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिकल को सेटअप करेंगे और बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देते रहेंगे, बार बार इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे देते रहेंगे। तो हमने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रोड्स को ले लिया, ठीक है? 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिया और इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, और जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी बार बार हम वहाँ पे शॉक रिलीज़ करते रहते थे। क्लियर? तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट हमें चाहिए था हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमें चाहिए था। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा कुछ इक्विपमेंट लगाया था कि टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहे। प्लस उन्होंने एक और काम किया था कि वाटर को बॉयल करने लगे थे। वाटर बॉयल करने पे 100 डिग्री सेल्सियस का एटलीस्ट टेम्परेचर दे देता है।
तो लगातार वाटर बॉइलिंग वो करते रहते थे ताकि एक टेम्परेचर मेंटेन रहे। और सेकेंड चीज़, पानी तो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, पर अर्ली अर्थ पे सोचो जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो किस फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में। इसलिए भी ये बॉयल कर रहे थे कि हमको पानी किस फॉर्म में मिल सके, वेपर के फॉर्म में। क्लियर, तीनों कंडीशंस हमारी मिल गई। अब हम क्या चाहते हैं कि चारों मॉलिक्यूल्स हम यूज़ कर लें, क्योंकि इन्हीं चारों मॉलिक्यूल से हम क्या बनाएंगे, कोई नया ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएंगे। तो ये चारों मॉलिक्यूल्स इन्होंने यहाँ रख दिया जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है और वैक्यूम पंप की वजह से आपका एटमॉस्फेयर भी रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने काफ़ी दिनों तक किया, कई दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने सस्टेन रहने दिया और उन्होंने देखा कि इन्हीं कंपाउंड्स की मदद से कुछ आपके अमीनो एसिड्स बन के निकल आए। ठीक है, और याद करो अमीनो एसिड किसकी यूनिट है, प्रोटीन की, यानी कि उनका गोल एकम्प्लिश हो गया, प्रोटीन उनका बन गया था। ठीक है, कौन कौन से अमीनो एसिड्स बने थे इनके एक्सपेरिमेंट में, ये हमें याद रखना है। हमारा गोल कंप्लीट हो गया। हमारे एटम से क्या बन गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमारा प्रोटीन बन के सामने आ गया। प्रोटीन बन गया तो बाकी सारी चीज़ें भी अपने आप धीरे धीरे बन जाएंगी। क्लियर, ये सेटअप्स कुछ प्रोटीन में क्या होता है सोचो ज़रा। देखो, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स में सबसे पहले होता है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप होता है आपका NH2 वाला ग्रुप। NH2 आपको मिल गया NH3 वाले पार्ट से। ठीक है, देखो बायोमॉलिक्यूल्स में ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो आपका प्रोटीन होता है ना, जो आपका अमीनो एसिड होता है ना, अमीनो एसिड, वो आपका होता है NH2 और यहाँ पे कार्बन की चेन होती है, लास्ट में होता है COOH। ये आपका अमीनो एसिड होता है। तो NH2 आपको किससे मिल गया, अमोनिया से मिल गया। C कहाँ से मिल गया, मीथेन से मिल गया। O कहाँ से मिल गया, H2O से मिल गया। ठीक है, और बीच में हाइड्रोकार्बन चेन है, यानी कि CH की ही चेन है। तो कोई अलग मॉलिक्यूल लगा क्या यहाँ, नहीं लगा, यानी कि हमारा ये मॉलिक्यूल बन गया। आपका जो अमीनो एसिड था वो ऐसी कंडीशंस लगाने पे टूट टूट के आपस में जुड़ के ये बन गया कंपाउंड। ठीक है, कुछ रिएक्शंस उसमें ऐसी चली कि जिस वजह से आपका अमीनो एसिड्स बन गया। और आपको याद रखना है 3 अमीनो एसिड बने थे, कितने, 3। उन तीनों के नाम भी आपको याद रखने, और ये आपके प्रिमिटिव अमीनो एसिड्स हैं, सबसे पहले बनने वाले अमीनो एसिड्स हैं। क्लियर, ओके। देखो 3 अमीनो एसिड्स बने थे। पहला अमीनो एसिड है आपका ग्लाइसिन, दूसरा है एलानिन, तीसरा है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये 3 अमीनो एसिड्स इन्होंने बनाए थे। कई लोग कहते हैं सेरिन भी इन्होंने बनाया था, तो आप उसको ब्रैकेट में घेर के रखोगे। अगर ऑप्शंस में आपको सेरिन मिलता है तब आप उस पर टिक करोगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर, तो लिखो अमीनो एसिड्स कौन कौन से बने थे, देख लो एक बार। यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे तक आ रहा है। ठीक है, पहला है आपका ग्लाइसिन, दूसरा है आपका एलानिन, तीसरा है आपका एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, कई लोग कहते हैं सेरीन भी इनके एक्सपेरिमेंट में बना था। अगर ये तीनों में से ऑप्शन में मिल जाए तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन यही जाएंगे, अदरवाइज आप इसे किसे कह दोगे, सेरीन को। ठीक है, हाँ, अभी मैं एक पैराग्राफ में आपको ये सारी चीज़ें लिखवा दूंगी। आप क्या कर दो, यहाँ पे आप इंडिकेट कर दो, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, और ये तीनों अमीनो एसिड्स, ये आपके अमीनो एसिड्स। तो देखो हो गया, जल्दी करो। बस 3 ही चीज़ तो लिखना है, क्या कर रहे हो। देखो इधर देखो, तो स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, आपका प्रूव करता है केमिकल इवोल्यूशन को। केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया था, ओपेरिन एंड हेल्डेन की ये थ्योरी थी। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन कहता क्या है कि एटम से क्या बने हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिर इनऑर्गेनिक से क्या बना है, ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक से क्या बन गया है, प्रोटीन। ठीक है, तो इन्होंने ऑर्गेनिक से प्रोटीन बना करके दिखाया था, किसने, स्टैनले मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट में। क्लियर, इस एक्सपेरिमेंट में हमने प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस ली थी, और प्रिमिटिव अर्थ पे एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, वो भी हमने लिया था।
और जो मॉलिक्यूल्स हमारे पहले से बने हुए थे वो भी हमने लिए थे, ठीक है, और उनसे मिला करके हमने क्या बनाया, अमीनो एसिड्स बनाए हैं, जो कि आपके बाद में चल के क्या बन जाएंगे, प्रोटीन, और हमें प्रोटीन मिल गया तो हम क्या बना देंगे, लाइफ बना देंगे। क्लियर? तो देखो आपके 3 अमीनो एसिड्स मिले हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, प्लस कभी कभी कुछ लोग सेरीन भी मानते हैं, तो इसको आप सोच के नहीं, वो अलग है उससे, अलग है वो उससे। हाँ सर बस 2 मिनट, ठीक है, वो अलग है, सेरीन एक अलग अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड अलग अमीनो एसिड है। क्लियर? तो इतना था आपका केमिकल इवोल्यूशन में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। कोई दिक्कत? ठीक है, आज के लिए इतना ही।